एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि रोज़ सुबह के 10 बजे आप लोग का जेपीएससी मेंस की क्लासेस होती है। तो अभी जैसे कि जेपीएससी मेंस के तहत मैं अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है आप लोग का गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का जो है समग्र विश्लेषण आज कर लिया जाएगा। जैसे उसका विस्तार, उसको स्वर्णिम युग क्यों बोला जाता है, स्वर्णिम युग में ही कला, स्थापत्य, साहित्य, संस्कृति, योगदान तथा अन्य जो भी पक्ष हैं उसका आज संपूर्ण अध्ययन कर लिया जाएगा। और आज एक मेंस का क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लासेस। पहले एक मोटिवेशन से शुरू करते हैं। सफलता मिलती नहीं, उसे हासिल करना पड़ता है। पसीना आज बहाओगे तो कल मुस्कुराने का हक पाओगे। तो ये बेशक सच बात है कि सफलता वैसे तो किसी को खैरात में तो नहीं मिलती है। उसको आपको प्रॉपर रोज़ पढ़ाई करना है, डिसिप्लिन में रहना है, रोज़ मेहनत करना है, पसीना बहाना है, परिश्रम करना है, तब इसका फल आपको भविष्य में मिलेगा, जहाँ से आप मुस्कुराने का हक पाओगे। चलिए सीधे क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन है आपका आज का कि वाई इज़ द गुप्ता पीरियड रिगार्डेड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? भाषा, साहित्य, कला एवं स्थापत्य के विकास के संदर्भ में अपना स्पष्ट कीजिए या समालोचनात्मक अध्ययन करें। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप पहले गुप्त काल के बारे में बता दीजिए जो आप जान रहे हैं। इंट्रोडक्शन में गुप्त काल के कालक्रम लिख देंगे, उसमें कुछ इतिहासकार का बता देंगे कि हाँ ठीक है, इतिहासकार ने ये बोला। ठीक है, अब भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा गया है, मेन बॉडी ये आप लिखेंगे। और उसमें रेफरेंस लेंगे कि भाषा के क्षेत्र में क्या काम किया, साहित्य के क्षेत्र में क्या काम किया, कला के क्षेत्र में क्या काम किया, स्थापत्य के क्षेत्र में क्या काम किया और इसके विकास में क्या योगदान दिया। तो आप उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर आप उसका समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे, करंट अफेयर से इसको अपडेट करेंगे जो अभी करंट रिलेवेंट क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका भूमिका। तो भूमिका आपको तो मैं बताया कि आप दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला एक है कि आप सीधा लिखिए कि गुप्त साम्राज्य इतना से इतना में हुआ, इसमें इसका सांस्कृतिक योगदान, राजनीति, भाषा, कला, साहित्य सब में अहम योगदान था, इस कारण से इसको हम इतिहास का स्वर्ण युग कह रहे थे। तो आप बाकी ऐसे लिखिए जो मैं लिख देता हूँ। एक मिनट होल्ड कीजिए। वेट, चलिए ठीक है। तो ये लिखना है कि भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा गया। स्वर्ण युग, भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग। अब इसमें ये किसने कहा है? तो V.A. स्मिथ ने कहा है। V.A. स्मिथ। तो पहला ही आप इसका कोटेशन से शुरू करेंगे कि मतलब भारतीय प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग कौन कहा? V.A. स्मिथ ने कहा। अब इसका जनरल इंट्रोडक्शन आप लिख दीजिए कि गुप्त साम्राज्य जो है कालक्रम आपका 320 से 550 ईस्वी तक चली। जो भारतीय इतिहास, देखिए इंग्लिश वाले टेंशन नहीं लेंगे, बेशक मैं हिंदी में आपको पढ़ाऊंगा, पर इसका PDF और जो माइंड मैप है वो इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो आप हिंदी में देखिए और हिंदी में समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का वह काल है जब भारतीय प्राचीन इतिहास कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। प्राचीन इतिहास का वह काल है जब राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, कला एवं स्थापत्य अपने चरमोत्कर्ष में था, मतलब पीक पॉइंट में था, चरमोत्कर्ष में था। ठीक है, बस ये आप इंट्रो कीजिए और आपको इसी था। उसके बाद इसे लिख सकते हैं, इसी कारण इतिहासकार
प्राचीन इतिहासकार प्राचीन इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में गुप्त साम्राज्य को देखते हैं। ठीक है, अब छोटा सा डायग्राम बना दीजिए अभी यहाँ कि छोटा सा डायग्राम और फ्लो चार्ट बना दीजिए। ऐसे बना के आप एक डायग्राम और एक फ्लो चार्ट बनाइए। यहाँ डाल दीजिए गुप्त काल में डाल दीजिए राजनीतिक स्थिरता। फ्लो चार्ट आप जरूर बनाइए। राजनीतिक स्थिरता डाल दीजिए, मतलब स्टेबिलिटी, मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उसकी थी। आर्थिक समृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या था उसका, मतलब डेवलप जो किए हैं इकोनॉमिक आर्थिक समृद्धि डाल दीजिए। यहाँ सांस्कृतिक उत्कर्ष डाल दीजिए। ठीक है, और कला एवं स्थापत्य जो पीक पॉइंट में था उसको, पीक पॉइंट को भी दर्शाइए। उसके बाद विज्ञान एवं गणित में क्या योगदान था, विज्ञान एवं गणित भी चरमोत्कर्ष में था, उसको भी लिख दीजिए। ठीक है, और उसमें क्या क्या था, धार्मिक सहिष्णुता था, इसे भी जिक्र करिए। ठीक है, इस तरह का एक आप फ्लो चार्ट बना दीजिए। ठीक है, अब है कि आप इसका एक टाइमलाइन भी बना सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक टाइमलाइन बना दीजिए, यानी कि कालक्रम बना दीजिए। कुछ चीज़ें कालक्रम अच्छा बाद में बनाते हैं। यहाँ पर क्या डाल देते हैं हम लोग, पहले इसका विस्तार का एक मैप बना दीजिए। अभी वर्तमान में ये इंडिया है आपका। उस समय के तत्काल में ये वाला क्षेत्र से लेके ये वाला क्षेत्र जो था आपका गुप्ता रीजन का था। ठीक है, ये आप एक विस्तार का मानचित्र भी बना देंगे। ठीक है, अब है कि अब मेन क्वेश्चन में आता है कि क्यों इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। यहाँ पर इसे एक सब टॉपिक बना लीजिए कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण यानी गोल्डन एज क्यों माना जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यही था आपका। ठीक है, और बाकी इंट्रो में ही आपने झलक दे दिया था, तो फिर भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। और इसके बाद यहाँ डायग्राम बनाइए प्रॉपर, ऐसे करके डायग्राम बना लीजिए। यहाँ पर लिखिए, केवल पॉइंट को लिखेंगे, फिर उसको डिस्क्राइब बाद में करेंगे। भाषा का विकास, ठीक है, संस्कृत वगैरह भाषाओं का विकास हो चुका था तो वो उसका डिस्क्राइब मैं कर रहा हूँ। उसके बाद साहित्य का विकास, साहित्य का जो साहित्य के क्षेत्र में ये विकास करते हैं। उसके बाद क्या कला के क्षेत्र में क्या विकास है वो लिख लीजिए। सब पॉइंट बना के आप एक, मतलब पॉइंट क्या, एक सब टॉपिक बना दीजिए। स्थापत्य कला में का विकास लिखिए। ठीक है, और भी बहुत सारा है कि जैसे कि विज्ञान, यहाँ पे लिख दीजिए विज्ञान। ठीक है, और टॉपिक बना सकते हैं गणित बना लीजिए। और एक टॉपिक बनाइए धातु कला बना लीजिए। जितना टॉपिक इसमें बनाइएगा उतना आपको ड्राइव करने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बना लिए। तो अब हम लोग अब इसका डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे कि 1 नंबर हम लोग क्या लिखे हैं, भाषा का विज्ञान। ठीक है, वैसे आपको बनाना है, जो मैं लिखा रहा हूँ ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, आपको इसी फॉर्मेट में जाना है। भाषा का विकास क्षेत्र में आप क्या जानोगे, आप इसका देखिए, इसको पूरा पैराग्राफ में आपको PDF में मैंने प्रोवाइड करा दिया हूँ। बस मैं आपको समझा देता हूँ और जो हमको अच्छा लगता है वो आपको थोड़ा बहुत लिखा देता हूँ। जैसे संस्कृत को क्या बनाया था, ये संस्कृत को राजकीय भाषा बनाया था, मतलब अपना जो राज संरक्षित भाषा बनाया था, ठीक है, और संस्कृत उस समय का क्या था, श्रेष्ठ भाषा था। ठीक है, और प्रयाग, जिसका उल्लेख आपको कहाँ पे मिलेगा, इसका थोड़ा सा एविडेंस भी दे दीजिएगा। उल्लेख कहाँ पर मिलेगा आपको, प्रयाग प्रशस्ति
अभिलेख कौन लिखे हैं इसको? हरिसेन जी लिखे हैं। ठीक है, हरिसेन जी लिखे हैं, हरिसेन जी लिखे हैं। ठीक है, और कोई उल्लेख दीजिए एरन अभिलेख, जिसमें सती प्रथा का भी बारे में बताया गया है। तो इसे कौन लिखे हैं? एरन अभिलेख, एरन अभिलेख लिखे हैं आपके, एरन अभिलेख बनवाए हैं शायद कुमार गुप्त बनाए। अच्छा, उसको देख लूँगा, मैं भूल रहा हूँ। तो आप इसको भी डालिएगा। उसके बाद जो पारंपरिक रूप से चल रहा था पाली एवं प्राकृतिक भाषा, उसको सीमित किया और एक मानकीकृत भाषा दिया संस्कृत। आप इसका इस तरह का प्रयोग कीजिए, सीमित प्रयोग किया और मानकीकृत भाषा, मतलब मानकीकृत भाषा मतलब कह रहा है कि ये और भी जो उस समय के विकसित क्षेत्र थे वहाँ पर ये भाषा ही किया। तो इसके कारण से जब संस्कृत होगा तो इसका सांस्कृतिक एकता को मजबूती मिलेगा। या लिख लीजिए सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एकता को मजबूती मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका भाषा के बारे में आप सब पॉइंट आपको बता दिए। इसको आप पैराग्राफ वे में भी आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ वे में लिखना है और आपका जो मैं पीडीएफ दिया उसको रीड जरूर करना है, उसी से आपको लिखना है। ये आपको एक डायग्राम में बता दे रहा हूँ कि कैसे आपका लिखना है। अब साहित्य में कौन किए? तो साहित्य का तो अहम योगदान रहा है गुप्त काल में, क्योंकि आपको गुप्त काल में देखिए साहित्य में कौन कौन सा मिलेंगे। कालिदास, कालिदास जी मिलेंगे, फिर विशाख दत्त मिलेंगे, विशाख दत्त भी मिलेंगे। और कौन मिलेंगे? शूद्रक मिलेंगे, शूद्रक मिलेंगे। ठीक है, मुद्रा राक्षस में शूद्रक ही नहीं लिखे थे ना। शूद्रक के बाद अमर सिंह मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपको वात्सायन मिलेंगे, वात्सायन मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप कालिदास का कुछ कुछ आप लिख लीजिए। जैसे कोई बुक का नाम लीजिए, मेघदूत आता है इसका, मेघदूत। मैं थोड़ा सा वाइट से कर देता है इसको। हाँ, कालिदास का क्या है? मेघदूत है। ठीक है, मेघदूत है, रघुवंशम है, और फिर अभिज्ञान शकुंतलम है, कुमार संभवम। इस तरह से बुक वगैरह भी आप डिटेल दे सकते हैं उसका। विशाखा दत्त का क्या है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्तम। ठीक है, और शूद्रक का क्या है? मृछ कटिकम, कटिकम है। ठीक है, मृछ कटिकम डाल दीजिए। अमर सिंह का क्या है? अमरकोश है, इसको भी डालिए। ठीक है, वात्सायन का क्या है? कामसूत्र है। और साथ ही साथ डालिए कि जो हम लोग का हिंदू धर्म का पौराणिक जो महाभारत और रामायण था, ये गुप्त काल में ही आके उसका संकलन किया मतलब कंप्लीट संकलन किया, पुराणों का परिष्करण किया, स्मृतियों का संकलन किया, महाभारत एवं रामायण का संपादिक रूप दिया। तो आप उसको लिख दीजिए, यहाँ पर लिख देता हूँ, महाभारत तथा रामायण का संपादित स्वरूप दिया। स्वरूप या अंतिम स्वरूप लिखो, अंतिम संपादित अंतिम स्वरूप प्रदान किया। ठीक है, अंतिम स्वरूप प्रदान किया। उसमें लिखिए पुराणों का परिष्करण किया, पुराणों का परिष्करण किया, स्मृतियों का संकलन किया, स्मृतियों का संकलन किया। इस तरह से आप साहित्य का विकास आप लिखेंगे कि कैसे कैसे उसमें साहित्य एकदम मतलब मैच्योर हो चुकी थी। अब हम लोग साहित्य लिख दिए तो अब कला लिखते हैं हम लोग। से कला का विकास, कला का विकास जब हम लोग लिखेंगे तो कला का विकास में हम लोग क्या जनरली पढ़ते हैं? कौन कौन सा कला? तो एक होता है मूर्ति कला। ठीक है, मूर्ति कला के बाद चित्रकला, स्थापत्य कला को अलग से पढ़ेंगे। मूर्ति कला, चित्रकला और सिक्का, मुद्रा या सिक्का, जो भी मुद्रा या सिक्का। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग। तो मूर्ति कला में आप क्या इसमें क्या क्या चीज़ें विकसित हुई अभी? जैसे कि यूनेस्को का 45 हेरिटेज साइट बनाया गया, सारनाथ बनाया गया ना, इसी के समय के बनाया हुआ है सारनाथ का बुद्ध प्रतिमा, है ना। अभी हम करंट में जब इसको कनेक्ट कर सकते हो ना, 45 हेरिटेज साइट बनाया गया यूनेस्को का। मथुरा शैली का विकास किए, इसी के समय में मथुरा शैली का विकास हुआ। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? आध्यात्मिकता और एवं सौम्यता, मतलब जो इस समय का चल रहा है उसका संतुलन। ठीक है, अब चित्रकला में जानते हैं, चित्रकला में क्या योगदान दिया? अजंता की गुफा बहुत बड़ा चीज़ है चित्रकला में, अजंता की गुफा।
इसमें कितना कितना नंबर गुफा इसका है, तो 16-17 और भी हैं, 16-17 मान लिए, ठीक है, 16-17। जातक कथाओं का चित्रण, जातक कथा का चित्रण, ये सब लिखिए, जितना पॉइंट लिख सकते हैं लिखिए। बाकी आप इतना नहीं लिख पाएंगे तो इसका अगर 60% भी लिख दीजिएगा तो आप टॉपर में आएंगे, मेरी गारंटी है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, रंगों का उपयोग किया है चित्रण में, ठीक है। तो क्या अजंता की गुफा लिखिए, जातक कथा के चित्रण लिखिए, प्राकृतिक रंगों का उपयोग लिखिए, ठीक है। अब सिक्का में क्या है, किसने स्वर्ण मुद्रा चलाया, चांदी स्वर्ण मुद्रा चलाए, स्वर्ण मुद्रा चलाए, फिर चांदी की मुद्रा चलाए। चांदी का सबसे ज़्यादा मुद्रा तो गुप्त काल में ही चला है, चांदी की मुद्रा चलाए, ठीक है। कला शिल्प, जैसे कला शिल्प एवं प्रतीकात्मक रूप आपको प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति भी कराए, तो इसको लिखिए, ठीक है। इस तरह से आप लिख दिए कला का विकास। अब आ जाते हैं हम लोग स्थापत्य कला। कला अलग होगी, स्थापत्य मतलब जो बिल्डिंग, जो इस समय का स्ट्रक्चर था, यानी मंदिर का निर्माण, स्थापत्य कला, ठीक है। स्थापत्य कला में भारतीय मंदिर का स्थापत्य का वास्तविक शुरुआत इसने किया था, लिखना भारतीय मंदिर स्थापत्य का वास्तविक शुरुआत कौन किए थे, गुप्ता एरेज में हुआ। अब मंदिर में क्या क्या स्थापत्य कला में इसमें देखा गया, गर्भगृह जहाँ पर भगवान विराजमान रहते हैं, शिखर, ऊपर जो आपका झंडा लगा रहता है शिखर, ऊंचा चबूतरा, ठीक है। फिर अलंकृत द्वार, जिसको हम गोपुरम भी बोलते हैं, अलंकृत द्वार। और सामग्री क्या यूज करेंगे, सामग्री में ईंट, बलुआ पत्थर, लकड़ी। एक यहाँ थोड़ा सा चित्रण भी कर दीजिएगा, ऐसे एक चित्रण कर दीजिएगा। ये गर्भगृह दिखा दीजिए, इसमें 3D डायग्राम टाइप का बनाइए, और ये झंडा दिखा दीजिए, झंडा, और ये प्रदक्षिणा पथ या ये बना दीजिए, और ये बना दीजिए आपका जो घुसेंगे जैसे अलंकृत द्वार बना देंगे। तो ये क्या हो गया आपका शिखर, ये क्या हो गया गर्भगृह हो गया। ये क्या हो गया ऊंचा चबूतरा, और क्या लिख दीजिए, ऊंचा चबूतरा, साथ में इधर लिख दीजिए प्रदक्षिणा पथ लिखिए। और ये क्या हो गया आपका, ये अलंकृत द्वार हुआ, या इसको हम लोग गोपुरम भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप स्थापत्य कला को बता देते हैं। और अन्य उदाहरण भी इसमें स्थापत्य कला में आप दे सकते हैं, अन्य उदाहरण दे दीजिए यहाँ पर। अन्य क्या क्या हुए हैं, दशावतार मंदिर बना है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। और फिर क्या है, भिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ बना, विष्णु मंदिर कहाँ बना है, भिगवा में, वो भी डालिए आप। अब है जैसे सांची का 100 तोरण डालिए, फिर उदयगिरी गुफा डालिए, क्या दिक्कत है डालने में, डालिए उदयगिरी का गुफाएं, ठीक है। इस तरह से आपका स्थापत्य कला आपका समाप्त हुआ। स्थापत्य कला के बाद आता है आपका अन्य उपलब्धि में क्या, विज्ञान में आर्यभट्ट बहुत बड़ा। इसे अन्य में क्या था, जैसे विज्ञान में आप लिखेंगे, विज्ञान में क्या होगा, तो आर्यभट्ट का नाम तो आप जान ही रहे हैं, खगोलीय विज्ञान और वराहमिहिर। आर्यभट्ट जिसने शून्य का भी और शून्य एवं खगोल विज्ञान में अहम योगदान दिए, और फिर सूर्य सिद्धांत भी दिए। वराहमिहिर भी इसी के समय में, ये भी डालिए वराहमिहिर ने क्या दिया था, पंच सिद्धांतिका सिद्धांतिका दिया, ग्रह नक्षत्र के बारे में भी बताया। अब आ जाते हैं हम लोग गणित में भी आपका आर्यभट्ट का योगदान है। शून्य का जो आर्यभट्ट उसमें शून्य का आविष्कार किया, ठीक है। आज भी शून्य की क्या है। फिर दशमलव पद्धति का आविष्कार इसी समय हुआ, दशमलव पद्धति का भी आविष्कार इसी समय हुआ। अब आ जाते हैं धातु कला में क्या है, धातु कला में है महरौली जो कि दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन एक बार शायद कोई किसी का पीटी में आया था, महरौली कहाँ पे है। दिल्ली का लौह स्तंभ का
बनाया। फिर इसके बाद लौह जो बनाया जंगरोधी तकनीक, जंगरोधी मतलब उसमें कोरोजन नहीं लगा, जंगरोधी तकनीक बनाया। धातु कला का, धातु शिल्प का उच्च तकनीक कैसे किया जा सकता है वो उसका डेवलप किया। सब लिखिए, क्या दिक्कत है। अब शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आप आ जाते हैं। जो आप ऊपर जो डायग्राम में टॉपिक डाले हैं उसी को हम लोग केवल डिफाइन कर रहे हैं। यही आंसर राइटिंग का बेस्ट वे हो। पहले आप लोग टॉपिक को लिखिएगा डायग्राम बना के, उसके बाद उसको आप उसको डिफाइन कीजिएगा। इसमें क्या है, नालंदा विक्रमशिला, नालंदा विक्रमशिला तो एक्चुअल में पाल काल में हुआ था, पर इसका शुरुआत जो किया गया था गुप्त वंश में ही माना गया। ठीक है, विक्रमशिला, सॉरी शुरुआत कर रहे हैं, इसको फिनिशिंग जो किया विक्रमशिला को आपको गुप्त वंश में माना गया। शुरुआत इसका पाल वंश के आसपास में हो गई थी। विश्वविद्यालय का विकास, विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय वगैरह बना था। तो इस तरह से आपको सारा उपलब्धि को आप दर्शा दिए। आप जब सारा उपलब्धि दिखा दिए, मैप दिखा दिए, कालक्रम दिखा दिए, तब अब क्या आता है, आपको इतिहासकार क्या कहते हैं इसके बारे में। तो इतिहासकार का मत लिख लीजिए। कुछ इतिहासकार का, वैसे तो एक इतिहासकार का तो हम लोग इंट्रो में ही शुरू कर दिए थे, फिर अन्य इतिहासकार का भी मत हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब एक पहला इसका B.A. स्मिथ तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि स्वर्ण युग बोला स्मिथ। इसने क्या बोला, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास का। जब इतिहासकार का आप कोट लेके लिखते हो तो एग्जामिनर आपको, अन्य लड़के जो हैं उनसे एक आध नंबर आपका ज़्यादा उनका माइंड सेट में ही चलता है कि ये लड़का ने अच्छा है, कि अच्छा गहन किया है यह अध्ययन। R.C. मजूमदार जो लिखेंगे, ये लिखते हैं भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च उपलब्धि कर, भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च उपलब्धि का सर्वोच्च उपलब्धि का काल था सर्वोच्च उपलब्धि। अब है कि रोमिला थापर का भी नाम लिखेंगे आप लोग, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में रोमिला थापर का आप दीजिएगा इसका। ठीक है, स्वर्ण युग की अवधारणा सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होती। ये थोड़ा सा कटाक्ष करते हैं, क्रिटिसिज्म देते हैं कि वही क्वेश्चन समालोचनात्मक आपको लिखना है। स्वर्ण युग की अवधारणा आलोचना करते हैं इसका, सभी वर्गों में समान नहीं है, सभी वर्गों पर समान स्वरूप में या रूप में लागू नहीं होते। ये लिखेंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद अब जब ये आप लिख दिए, इतिहासकार का भी मत आप लिख दिए, तब हम लोग आ जाते हैं हम लोग समालोचनात्मक महत्व, यानी कि क्रिटिसिज्म एनालिसिस। समालोचनात्मक मतलब उसका समालोचनात्मक अगर किसी प्रश्न में दिया रहेगा, मैं एक बार कोई क्लास लूँगा टेल क्वेश्चन की, टेल जो दिया रहेगा उसका क्या आपको लिखना है। तो समालोचनात्मक अध्ययन जब आप वहाँ मतलब क्रिटिकल एनालिसिस जब आपको बोला जाएगा, तो इसमें दोनों पक्ष को दिखाना है। कौन सा, सकारात्मक पक्ष को भी दिखाना है, सकारात्मक पक्ष को भी दिखा, और साथ में इधर नकारात्मक पक्ष को भी दिखाना है। चलिए अब सकारात्मक लिखते हैं। पहले सकारात्मक क्या था, राजनीतिक स्थिरता भी पहले हम लोग जो बताए थे, राजनीतिक स्थिरता। ठीक है, फिर है प्रशासनिक सुव्यवस्था। ठीक है, आर्थिक समृद्धि, व्यापार विस्तार, संस्कृत साहित्य, संस्कृत को मानकीकृत भाषा बनाया, संस्कृत साहित्य एवं कला का उत्कर्ष। ठीक है, विज्ञान एवं गणित में प्रगति लिख सकते हैं। और यह लिख सकते हैं भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार, भारतीय संस्कृति का वैश्विक प्रचार। इसमें और एक लिख लीजिए, धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता। अब नकारात्मक में आप क्या लिखेंगे, तो नकारात्मक आप बता रहा हूँ, 5 सेकंड का होल्ड कीजिए, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए ठीक है, अब क्या हम लोग को नकारात्मक देखना है। तो नकारात्मक क्या था उस समय, वर्ण व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी, अत्यधिक
कठोर व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था जो थी अधिक कठोर था। ठीक है। महिलाओं की स्थिति अच्छा नहीं था, महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखी गई। ठीक है। सामंतवाद 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 और भूमिदान परचम पे था। इसका लाभ जो है ग्रामीण एवं निम्न वर्ग के लोगों को कम मिला। सामंतवाद आप लोग जानते हैं? सामंतवाद एक ऐसा पद्धति था जिसमें राजा नगद वेतन या मासिक वेतन नहीं देता था। राजा अपने प्रजा को जो कुछ सेना या कुछ जो से वर्क कराते थे, तो उसके बदले में अपना एक ज़मीन जो होता है वो उसको दे देते थे, सामंत बना के, मतलब अपना महाजन बना के उसको दे देते थे। ये अभिजात वर्ग तक भी सीमित रहा। अभिजात वर्ग तक सीमित रहा। ठीक है। ये आपका समालोचनात्मक कि क्या इसका मतलब सकारात्मक पक्ष है, क्या इसका नकारात्मक पक्ष है। ठीक है। अब हम लोग सीधा इसका दो ही एक्सपेक्ट बचा है। एक है इसका करंट अफेयर, इसको डालिए यहाँ करंट अफेयर। करेंट्स में अभी क्या है इसका मतलब, करंट अफेयर्स भी डाल सकते हैं या प्रासंगिकता बोलिए, प्रासंगिकता भी बोल सकते हैं इसे। तो एगो तो आप डाल दीजिएगा कि यूनेस्को के 45 हेरिटेज साइट में शामिल किया गया सारनाथ को, में शामिल किया गया किसे, सारनाथ को। ठीक है, ये डाल दीजिए। अभी जो उस समय का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी था उसका आधार बना के, और जो है कि मतलब अपने भाषा मातृभाषा में एनईपी जो 2020 दिया गया है उसका आधार जो भी है आपका, मतलब अगर एनईपी 2020 आधुनिक सोच है तो इसका प्राचीन आधारशिला आपका गुप्त काल में ही लिखा गया था। ठीक है। अब जैसे कि बौद्ध धर्म में सॉफ्ट पावर की बहुत ज़्यादा यह हुआ कि आप किसी को प्रभावित अपने भाषा शैली और अपने व्यवहार से कर सकते, तो सॉफ्ट पावर का भी अवधारणा वहाँ से लिया गया। और अभी हम लोग जो डिजिटल इंडिया या फिर अच्छा इस पेज में लिख देता हूँ क्या है, डिजिटल इंडिया है। ठीक है, डिजिटल इंडिया, सांस्कृतिक और फिर धरोहर परियोजना जो चला रहे हैं, विशेष ध्यान जो हम लोग दे रहे हैं, खगोलवाद, फिर प्रारंभिक ज्ञान जानना है हमें, शिक्षा और मतलब विश्वविद्यालय और डेवलप करना है, फिर गणित को और आगे बढ़ाना है, विज्ञान को और आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं इसका आधार आपका वो गुप्त काल में देखने को मिला था। ठीक है। अब निष्कर्ष आप लिख दीजिए, गुप्त काल ने भारतीय इतिहास, लिख देता मैं निष्कर्ष। ठीक है, कंक्लूजन, निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल ने भारतीय भाषा, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान, गणित और की वैश्विक पहचान दिलाई। ठीक है। इसके बाद इसका उदाहरण स्वरूप में दे देना है कालिदास की रचना, कालिदास की साहित्यिक रचना, आर्यभट्ट का गणित विज्ञान में योगदान, आर्यभट्ट का गणित विज्ञान में योगदान। फिर चित्रकला में क्या, अजंता की चित्रकला, देवगढ़ का दशावतार मंदिर।
ठीक है। दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली का लौह स्तंभ इत्यादि इसके स्वर्णयुग होने का प्रमाण देते हैं। परंतु आलोचक जाति व्यवस्था, महिला की स्थिति इत्यादि पर इसे सीमितता प्रदान करते हैं। हो गया आपका ये निष्कर्ष। इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे कि आपका गुप्त वंश है, तो गुप्त वंश का मैंने आपको पहले क्या इंट्रो करा दिया, इंट्रो में बता दिया उसका कालखंड इतना था। उस समय कैसे आपका आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान, कला, साहित्य, राजनीतिक, स्थापत्य अपने चरमों मतलब पीक पॉइंट में था। इसी कारण इतिहासकार इसको स्वर्णयुग बोलता है। वे स्मिथ का आप कोट भी डाले हैं कि इतिहासकार इसको कैसे बोलते हैं। फिर एक आप फ्लो चार्ट बना दिए, फ्लो चार्ट में बता दिए कि क्यों बोलते हैं। तो उसमें धार्मिक है, राजनीतिक है, आर्थिक, सांस्कृतिक, कला, स्थापत्य, विज्ञान में आप बढ़िया फॉर्म में चले। अब फिर एक डायग्राम बनाया कि आप गुप्त काल को स्वर्णयुग क्यों बोला जाता था। आप इधर एक मैप बना दिए, भाषा का विज्ञान, साहित्य, कला, धातु कला, विज्ञान, स्थापत्य कला, गणित वगैरह। फिर सबको आप डिफाइन करते चले गए। भाषा को डिफाइन कर दिए, साहित्य को डिफाइन कर दिए, कला को डिफाइन कर दिया, स्थापत्य कला को डिफाइन कर दिए, उदाहरण वगैरह जो देना था दे दिए। फिर आपने इतिहासकार का मत भी दे, जैसे वी ए स्मिथ क्या बोलता है, भारतीय इसका स्वर्ण युग है। आर.सी. मजूमदार बोलते हैं भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च उपलब्धि का काल था। वहीं रोमिला थापर इसका आलोचनात्मक शैली में देते हैं कि अवधारणा सभी वर्गों पर समान नहीं था। फिर आपने उसका क्रिटिज्म एनालिसिस कर लिया, यानी समालोचनात्मक अध्ययन कर लिया। समालोचनात्मक अध्ययन का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू भी बता दिया। और उसके बाद आप उसमें करंट से रिलेट भी कर दिए, जैसे कि वर्ल्ड का हेरिटेज साइट में भी इसको जो सारनाथ का बौद्ध स्तंभ को शामिल किया गया 45 पे, वो डाल दिए। एनएपी 2020 में जो डाला गया पारंपरिक रूप में कैसे शिक्षा देना, मातृभाषा, और उसको भी डाल दिए। सॉफ्ट पावर को डाल दिए। फिर अभी डिजिटल इंडिया विश्वविद्यालय निर्माण का जो आधार है, तो सब कहीं ना कहीं आपका उसमें देखा जा रहा है गुप्त का प्राचीन इतिहास में देखा। निष्कर्ष भी आप उसी तरह का लिखें कि हाँ, इसमें देखें कि साहित्यिक में आप साहित्य में, विज्ञान में, फिर आपका कला में और फिर स्थापत्य कला में स्वर्णयुग तो जरूर हो गया, परंतु इसका आलोचक ये भी बोलते हैं कि इसका व्यवस्था, जाति व्यवस्था, मौर्य की स्थिति इत्यादि में से सीमितता प्रदान करता है। आप इस क्वेश्चन को लिखिए। आपको 40 में अगर 29 30 तक का आपका नंबर देता है तो बोलिएगा। मैं आपका मेंटर रविशंकर आपको ये वचन देता हूँ कि आप अगर मेरी जो मेंस क्लास का डेली क्लासेस को देखेंगे, तो आने वाला 2 महीना में आप जब मेंस का आंसर राइटिंग आप लिखिएगा, यानी कि आपके पास लगभग 60 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपके सामने कोई टिक नहीं पाएगा। बड़े बड़े जो 3 बार 2 बार मेंस दे रहे हैं ना, वो भी टिक नहीं पाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपके पास। ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं भी बहुत आपका मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। इसका पीडीएफ आपको पता है मेरे टेलीग्राम चैनल आरके क्लासेस स्पेस में जेपीएससी एंड जेएसएससी में मिल जाएगा। और साथ वो टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन के अबाउट सेक्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम और उसको लिंक को ज्वाइन कीजिए। इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करूँगा, माइंड मैप भी प्रोवाइड करूँगा। तो आपको पीडीएफ रीड करना है और उसके बाद लिखना है, और जो मैं शैली बताया उसको वीडियो को देखना है, और माइंड मैप को आपको जेरॉक्स करा के रखना है अपने पास। जब आप एग्ज़ाम से पहले जाओगे तो केवल एक पन्ना उल्टाओगे तो दिमाग में सब आपका सेट होता चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से मेहनत कीजिए।